जो मेरा एक माइंड था टीचिंग से मैं वो अर्न नहीं कर पा रही थी। ई कॉमर्स जो इतनी आसान फील्ड नहीं है, कोई भी काम है आपको मेहनत और एक टाइम के साथ मिलता है। कंटिन्यूसली 6 मंथ मुझे हार्ड वर्किंग करने के बाद इस स्टेट पे पहुंची कि मैं एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकूं। इनेबलर्स ने एक फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है कि वो घर बैठ के अपनी एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। परमानेंट मंथली अर्निंग है वो 1 लाख है, बाकी एवरेज भी हो जाती है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की वीडियोस देखें, आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि आपको किस मॉडल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ही एनेबलर्स की सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट प्रोफेशंस को छोड़ के एनेबलर्स को ज्वाइन करते हैं या ई कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं और इससे अर्निंग स्टार्ट करते हैं, वो लोग क्या मुश्किलात देखते हैं, क्या सीखते हैं और किस तरह आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इकबाल ने भी कहा था, इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, ग़ुलामों पे फिर खुलते हैं असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। तो मेहनत के बगैर और जो है जद्दोजहद और कोशिश के बगैर वो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आज एक ऐसी स्टोरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख कब किया। अस्सलाम वालेकुम इफ़रात हसीन साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने ई कॉमर्स का रुख कब और कैसे किया? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया आने का और अपनी जो एक स्टोरी है वो बयान करने का। तो मैं BS मैथ कंप्लीट करने के बाद, मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद टीचिंग कर रही थी, लेकिन मेरा ये माइंड था कि मुझे कुछ प्रैक्टिकली करना है, कोई ऐसा वर्क करना है कि जो मैं घर बैठकर अपनी एक अर्निंग स्टार्ट कर सकूं। जो मेरा एक माइंड था टीचिंग से मैं वो अर्न नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान कोविड भी चल रहा था, मैं फ्री थी, टीचिंग भी मेरे पास नहीं थी, तो मेरे भाई ने मुझे इनेबलर्स का नाम बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये देखो, इसको एक्सप्लोर करो और कर सकती हो, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठकर आप लोग अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता देखा कि क्या है और कैसे है, कैसे हम ई कॉमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी दौरान मैंने जो इनेबलर्स की उनकी फ्री वीडियोज़ को लिया। फ्री वीडियोज़ को लेके मैंने सारा जो था उसकी वीडियोज़ को देखा कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट और हम कैसे काम कर सकते हैं, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम तब कैसे काम कर सकते हैं। मैंने वीडियोस देखने के बाद जब मैंने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने ख़ुद को इस काबिल समझा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ई कॉमर्स को मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो देन मुझे लगा कि मुझे अब और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने लाहौर में बैचेट में इन्वॉल्व करवाया खुद को मैं एज अ मेंटोर सपोर्ट के लिए, कि अपनी जो स्किल्स हैं उनको और बेहतर बना सकूँ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर लोग जो ई कॉमर्स में आते हैं, स्टूडेंट्स, उनसे मेरी भी इंटरेक्शन होता रहता है, बातचीत होती रहती है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे ही हम ई कॉमर्स में जाएंगे फ़ौरन से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या आपकी भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने जब सक्सेस स्टोरीज देखी तो बहुत उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुई कि वो लोग इतना ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं तो मैं भी इतना अच्छा अर्न करूँगी। लेकिन ये ई कॉमर्स जो इतनी आसान फील्ड नहीं है, कोई भी काम है आपको मेहनत और एक टाइम के साथ मिलता है। कंटिन्यूसली 6 मंथ मुझे हार्ड वर्किंग करने के बाद, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद, जो क्लाइंट हंटिंग करने के बाद देन मैं इस स्टेट पे पहुंची कि मैं एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकूं। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी देन वो पूरी हुई। तो इसी तरह में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग घर बैठ के सोच रहे हैं, नेबलर्स को देख रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, तो उनके लिए मेरी एक सजेशन है कि वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ को मत देखें, वो ये देखें, इस फील्ड को एक्सप्लोर करें कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। अपनी हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करता है उनकी, और उनकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, देन वो एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैम, एक वर्चुअल असिस्टेंट जो सर्विसेज देता है उसमें होलसेल बिजनेस की सर्विसेज कदरे आसान है अगर हम उसका कंपैरिजन करें प्राइवेट लेबल से। लेकिन आप प्राइवेट लेबल में आई और प्राइवेट लेबल में ही काम करी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक ये भी है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो देन स्टार्ट से ही मैंने वर्चुअल प्राइवेट लेवल की वीडियोस जो थी वो देखना स्टार्ट की। तो होलसेल की तरफ मेरा थोड़ा माइंड स्टार्ट से ही कम था, मैंने प्राइवेट लेवल को ही ज़्यादा एक्सप्लोर करती गई, हंटिंग मैंने स्टार्ट से वो की। तो यही था कि मैंने जब वो प्राइवेट लेवल को ही देखा, प्राइवेट लेवल के स्टार्ट से मुझे फर्स्ट क्लाइंट प्राइवेट लेवल का मिला था, तो इस वजह से मैंने ये जो
प्राइवेट लेबल की जो फील्ड है वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी कि मेरी इसमें ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है, तो मैं ये काम ज़्यादा ईजिली कर सकती हूँ। मैम अगर वर्चुअल असिस्टेंट की हम बात करें तो उसके लिए 2-3 काम बड़े मुश्किल होते हैं। एक तो प्रोडक्ट हंटिंग, और अगर वो हंट कर लेता है तो उसके बाद उसकी रैंकिंग को जो है ना वो मेंटेन करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने ये दोनों काम कैसे किए? प्रोडक्ट जो हंटिंग है वो वाकई एक डिफ़िकल्ट काम है। इसमें यह कि आपका टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। उसको अगर हो सकता है कि आप 1 मंथ आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रही, तो आप उसी दौरान ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, अब उसमें थोड़ा सा स्पेस लेके आएँ कि उसको छोड़ के कोई और काम स्टार्ट कर दे। तो इसी तरह जब मैंने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की, मैंने 2-2, 3-3 माह लगातार हार्ड वर्किंग की। उसको उसकी जो टेक्निक्स थी उनको जाना कि कैसे हम अच्छी एक प्रोडक्ट जो है हंट कर सकते हैं। और देन मैं बात करूँगी कि जो रैंकिंग है, तो उसमें जब मेरे क्लाइंट आना शुरू हुए तो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट किया था। तो जो उसी क्लाइंट का जो काम था वो रैंकिंग पे करना था, तो फिर उसमें मैंने पीपीसी की जो वीडियोज़ हैं उनको और एक्सप्लोर किया, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया। देन जाके मैं इस काबिल हुई कि मैं पीपीसी भी चला सकूँ और प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको कर सकूँ। मैम बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं, आपसे भी यकीनन पूछते होंगे कि हम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कोई 9 to 2 जॉब कर रहे हैं या 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम साथ ई-कॉमर्स को भी सीखें और इससे भी कोई अर्निंग शुरू कर दें। तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि जितना आप इसको आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है, इसमें आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। तो आप इस पर क्या कहेंगी? मेरा भी यही एक है कि ये इतना आसान नहीं है ई-कॉमर्स फील्ड। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सक्सेस स्टोरीज़ को देख रहे हैं कि वो लोग इतना अर्न कर रहे हैं, तो उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया है, एक हार्ड वर्क किया है, दिन रात की मेहनत की है। इसी तरह कोई स्टूडेंट या कोई भी आना चाहता है तो पहले इस फील्ड को एक्सप्लोर करे, देखे वीडियोस को, और देन अगर उसको लग रहा है कि मुझे अभी और मेंटोर की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो उस मेंटोर सपोर्ट ले, अपने खुद को किसी बैच में एनरोल करवाए। और फिर मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो ये कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना उसका फल मिलेगा। मैम आपने जब स्टार्ट किया था, वीडियोस देखी थी और इस कंटेंट से आप मुतारिफ़ हुई थी, तो आपने कितना टाइम दिया इस फील्ड को? यानी आप दिन में कितने घंटे इस पे काम करती थी, इसको सीखती थी, क्या था उसमें? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं टीचिंग कर रही थी। टीचिंग से मेरी वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने जब देखा कि ई-कॉमर्स इतनी अच्छी फील्ड है, 2-3 दिन मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे 2 तरफ नहीं रहना चाहिए, मुझे एक फील्ड को चूज़ कर लेना चाहिए। तो मैंने टीचिंग छोड़ के मैंने इसको ई-कॉमर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो मैं 12-13 घंटे एक दिन में दे देती थी वीडियोस को देखने में। वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अब मेंटोर की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैंने तब इसको जो बैच 8 में मैंने खुद को इनरोल करवाया। मैम एनेबलर्स का ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? इनका सपोर्ट सिस्टम, इनका जो टीम वर्क है, उससे आप कितनी मुतासर हुई? इनेबलर्स का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि इनेबलर्स ने एक फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है कि वो घर बैठ के अपनी एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। वहाँ पे आपको एक अच्छी सपोर्ट मिलती है, आपको डिफरेंट वेज मिलते हैं कि आप कैसे एक ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैम आपने जब एनेबलर्स को ज्वाइन किया और फिर उसके बाद आपका अर्निंग वाला जो फेज स्टार्ट हुआ, दरमियान में कितना टाइम लगा था? मैंने जब एनेबलर स्टार्ट किया उसके बाद एनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट के बाद मैंने वीडियोस देखी हुई थी, सारा एक्सप्लोर किया हुआ था वर्चुअल असिस्टेंट को कि मुझे किसी भी चीज़ में मुश्किल होती थी वो मुझे सपोर्ट करते थे। तो हमारा एक ग्रुप था, मैं एज अ टीम वर्किंग काम कर रही हूँ। तो 2-3 माह मुझे लग गए थे क्लाइंट हंटिंग करने में, देन जाके मेरी एक अर्निंग स्टार्ट हुई थी। मैम आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग एवरेज कितनी है? मेरी जो इजीली जो परमानेंट मंथली अर्निंग है वो 1 लाख है। बाकी एवरेज भी हो जाती है, वो ऊपर नीचे होता रहता है कि वो कभी किसी मंथ ज़्यादा हो गया, कभी किसी मंथ कम हो गया। मैम जो स्टूडेंट है उसने सबसे पहले EVS की एक्सेस ले ली, उसके बाद उसे कैसे पता चलेगा कि किस कोर्स में मुझे एनरोल करना चाहिए या किस कोर्स की स्पेसिफिकली वीडियोस मुझे देखनी चाहिए? ये वो किस तरह एनालाइज करे, वो किस तरह सोचे इस पर? जब EVS की वो एक्सेस ले लेते हैं, सबसे पहले वो फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन करे, वहाँ पे देखे, वहाँ पे लोगों को क्वेश्चन करे, लोग आंसरिंग कर रहे होते हैं, उनसे पूछे कि मैं अभी न्यू हूँ, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की वीडियोस देखें। उसकी वीडियोस देखने के बाद आप खुद पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फील्ड ज़्यादा। शायद उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें। 1-2 तरह के फेज़ आ जाते हैं कि अगर आप इस काबिल हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
देन भी मैं यही कहूँगी कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की वीडियोस देखें। वीडियोस देखने के बाद आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि आपको किस फील्ड के लिए किस मॉडल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मॉडल जो है वो ज़्यादा आसान लग रहा है, होलसेल लग रहा है, प्राइवेट लेबल लग रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट की वीडियोस देखने के बाद आपको ये श्योर हो जाता है। मैम ज़्यादातर जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने होम एंड किचन की कैटेगरी में काम किया होता है, आपने किस कैटेगरी में काम किया? मैंने भी स्टार्ट जो था होम एंड किचन से स्टार्ट लिया था, क्योंकि वहाँ पे ये हो जाता है कि 40% जो चीज़ें हैं वो होम एंड किचन की सेल हो रही होती हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट जो हंटिंग है वो भी थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाती है और ज़्यादा उनकी जो सेलिंग है वो ज़्यादा हो रही होती है। इस वजह से जो होम एंड किचन से स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, बाकी जो 60% है जो एक प्रोडक्ट का एरिया है उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, डोमेन्स आ जाती हैं जिसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होते हैं? उसमें स्पोर्ट्स एंड डोर्स आ जाती है, कैटेगरी आ जाती है, ऑफिस प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, गार्डन आउटडोर एंड गार्डन्स आ जाते हैं कि जो ज़्यादा बाकी ये चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही हैं। उसके बाद गेटेड कैटेगरीज भी आ जाती हैं कि जिनमें कुछ लोग तो हैं कि उनको अनगेट करवा लेते हैं, कुछ उनमें से ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं जो अनगेट होती हैं, तो उनमें भी कुछ चीज़ें जो है वो सेल हो रही होती हैं, वो उनकी जो सेलिंग है वो एक अच्छी होती है। मैम ये जो अनगेट का प्रोसेस है, प्रोडक्ट को गेट से अनगेट करवाना, ये किस तरह होता है? जो गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल कि वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, तो अमेज़ोन जो कहते हैं कि वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम दूसरी प्रोडक्ट्स की तरह वहाँ पे जाके सेल कर दें। वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, जैसे बेबी प्रोडक्ट्स होगी, तो हमें वो अमेज़ोन से परमिशन लेनी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंट्स दे के उनको अनगेट करवाना पड़ता है। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो मुसलसल इसी कोशिश में रहते हैं, जद्दोजहद में रहते हैं कि लोगों को एनेबल किया जाए। उनकी पर्सनैलिटी टाइप भी कुछ इसी तरह का है कि वो फील करते हैं लोगों को और बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं वो, ख़ास तौर पे ना पाकिस्तान से। आप उनके काम को, उनकी सोच को कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं जो सर साकिब अज़हर का एक विज़न है उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में भी रहते हुए लोग बाहर तो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो एक बेरोज़गारी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। उन्होंने एक हमारे लिए एक ऐसा ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से हर एक जैसा भी वो कोई पर्सन है, एक फ़ीमेल है वो घर बैठी है, कोई मेल है वो एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। अच्छा मैम, आखिर में मैं चाहूँगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, कोई ऐसी अहम बात, कोई ऐसी टिप जो आप उन्हें देना चाहें अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कि वो कौन कौन से काम करें और कौन कौन से काम ना करें ताकि वो ई कॉमर्स में आके कामयाब हो सकें, और स्किल्स सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं ई कॉमर्स में? जो स्टूडेंट्स, जो लोग जो हैं, अगर वो ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनसे कहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करनी होती है और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल आ जाती है वो आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आप जब स्टार्ट लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से लेते हैं तो अपनी उस स्किल को बेहतर से बेहतर बनाएं कि आपको प्रोडक्ट, एक हमारी जो सारा प्रोसेस वेरी कर रहा होता है, प्रोडक्ट पे वेरी कर रहा होता है, आपकी प्रोडक्ट बेस्ट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच इफ़रा तहसीन साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में और ख़ास तौर पे इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह इन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट रैंकिंग की, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।